नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में और मानव परिसंचरण तंत्र में हमने दो जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या होती है वो कंप्लीट कर लिया और इसके अलावा परिसंचरण तंत्र के प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव परिसंचरण तंत्र में लसिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, इनको अपन पढ़ रहे थे और कल रक्त के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और रक्त के बारे में रक्त के वर्गीकरण को हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, रक्त के वर्गीकरण के बारे में बताया था, उसको एक बार अपन वापस देखते हैं फटाफट से और अब हम फिर उसके बाद में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो कल मैं आपको यही चीजें समझा रहा था, रक्त का वर्गीकरण है वो अपने को पहले पूरा डिटेल से आना चाहिए समझ में, उसके बाद में ही हम रक्त को समझ सकते हैं। तो कल वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वहां आप इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करें, एक बार इसको वापस संक्षेप में देख लेते हैं और फिर फटाफट वापस अपन इनका विवरण देखते हैं, इनकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, कल मैं आपको बता रहा था कि रक्त या जो रुधिर है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके प्लाज्मा जो कि कुल रक्त का 55% होता है और एक होती है रक्त कणिकाएं जो कुल रक्त का 45% होती है। ठीक है, 45% होती है। अब इस प्लाज्मा को तीन भागों में बांटा गया है, या यूं कह दो कि प्लाज्मा में तीन प्रकार के पदार्थ है वो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? प्लाज्मा में तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो है जल, एक कार्बनिक पदार्थ और एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, सर्वाधिक प्लाज्मा में जल पाया जाता है जो कि 90% होता है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलाकर 10% में होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं। एक तो होती है आपके लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं। एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, या इनको रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहते हैं, या इनको रक्ताणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्ताणु कहा जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाएं, तो इनको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। इसके अलावा इनको श्वेताणु भी कहते हैं। इसके अलावा इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और इसके अलावा बात करें अपन प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, बिंबाणु भी कहा जाता है, या पट्टिकाणु भी कहा जाता है। अब इन तीनों के संक्षेप में मैंने बताया था कल आपको, हालांकि डिटेल से चर्चा आज अपन करेंगे। ठीक है, तो कल संक्षेप में बता रहा था मैं आपको कि ये मुख्यतः जो आरबीसी होती है वो मुख्यतः गैस O2 है CO2 का आदान प्रदान करती है। O2 है CO2 का आदान प्रदान करती है और श्वेत रक्त कणिकाएं वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है, प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है और एंटीबॉडी निर्माण करके एंटीजन या जो भी रोग कारक होता है उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये प्रतिरक्षा से संबंधित ये इसके कार्य होते हैं। और प्लेटलेट्स का मैंने आपको कल बताया था, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। किसका? रुधिर का थक्का बनाने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। अब बात करें श्वेत रक्त कणिकाएं या जिनको बोलते हैं अपन डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कणिका में डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और एक कणिका में डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कणिका में डब्ल्यूबीसी जो होती है इनके जीवद्रव्य के अंदर या कोशिका द्रव्य में कण समान संरचनाएं पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स। तो कण समान संरचनाएं इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इनके कोशिका द्रव्य में कण समान संरचनाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको एक कणिका में डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। अब कणिका में डब्ल्यूबीसी है वो अभिरंजन तकनीक के आधार पर तीन प्रकार की हो जाएगी। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की हो जाएगी। एक तो इओसिनोफिल, एक बेसोफिल, एक न्यूट्रोफिल। इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और एक कणिका में डब्ल्यूबीसी वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट या जिनको अपन बोलते हैं एक केंद्र काणु। क्या बोलते हैं? एक केंद्र काणु। और दूसरी होती है लिम्फोसाइट जिनको अपन बोलते हैं लसीकाणु। क्या बोलते हैं? जिनको लसीकाणु बोला जाता है। तो ये कल वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था और एक बार मैंने क्विक रिवीजन इसका करवा दिया है। अब अपन इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसी पॉइंट में से है वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई बार सीधा सारणी में से भी सवाल पुटअप कर लिया जाता है। हालांकि इस प्रकार की सारणी आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगी। ठीक है, न के बराबर 10% किताबें आपको साइंस की ऐसी मिलेगी जिसमें किसी लेखक ने इस प्रकार से रुधिर का वर्गीकरण किया हो।
ठीक है, आरबीआई की जितनी भी किताबें चलती है उनमें किसी में भी इस प्रकार का डिवाइडेशन नहीं किया गया है। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें व्यवस्थित करके आपके लिए एक बार प्रस्तुत कर दिए। तो अब इनको अपन डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो रक्त के गुणों के बारे में अपन देखते हैं। देखो, रक्त एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाता है संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतकों के प्रकार होते हैं। रक्त एक विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और रंग इसका अपन जानते हैं लाल रंग होता है। ठीक है, तो लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य के शरीर में, है ना, मनुष्य के शरीर में अगर अपन बात करें तो 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना? मानव शरीर में 5 लीटर रक्त है वो पाया जाता है। यह भी सवाल है, कई बार पूछा गया है कि लगभग मानव शरीर में कितना रुधिर है वो पाया जाता है। तो 5 लीटर आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करें, आगे देखो, मानव रक्त के 2 मुख्य भाग है। कितने भाग है? 2 मुख्य भाग है। एक तो रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा, जो तरल भाग होता है रक्त का उसको प्लाज्मा कहते हैं, और एक होती है रक्त कणिकाएं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं, या इनको आप रक्त कोशिकाएं बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि वो कोशिकाएं ही होती है। ठीक है, कणिका कोई अलग चीज नहीं, रक्त कोशिकाओं को ही रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 भाग होते हैं रक्त के। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा के बारे में कि भाई प्लाज्मा क्या होता है। तो रुधिर के तरल भाग को, किस भाग को? रुधिर का जो तरल भाग होता है उस तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। मतलब ध्यान रखना, रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त में एक तो होता है तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर रक्त कणिकाएं तैरती है। प्लाज्मा के अंदर है वो रक्त कणिकाएं तैरती रहती है। तो ये 2 भाग होते हैं प्लाज्मा के, इसके रक्त के। किसके? रक्त के। तरल पदार्थ तो प्लाज्मा, और उसके अंदर रक्त कणिकाएं तैरती रहती है। ठीक है, हाँ, गोल के रूप में, निलंबन के रूप में मान लो। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है वो पीले रंग का क्षारीय तरल है। कैसा? पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्षारीय तरल है, यह कुल रक्त का 55% भाग है। हमारे रक्त में सर्वाधिक जो है वो प्लाज्मा ही है। 45% में रक्त कणिकाएं और 55% में प्लाज्मा पाया जाता है। क्षारीय होता है, तरल है। ठीक है, हाँ, आगे देखो, पीले रंग का होता है। इसमें 90% जल और 10% में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, कार्बनिक पदार्थों में अगर अपन बात करें तो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, शर्कराएं हैं। ठीक है, अन्य प्रकार की, इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है वो रक्त के इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों में आयन, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इस प्रकार के जो आयन है वो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करें, और अब बात करें रक्त कणिकाओं की। किसकी बात करें? रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाएं क्या होती है? देखो, ये रक्त कोशिकाएं हैं। क्या है ये रक्त कोशिकाएं हैं। इनको अक्सर अपन रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कणिकाएं कोई अलग ही होगी, इन कोशिकाओं को ही कणिकाएं नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये रक्त कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा में, किसमें? प्लाज्मा में तैरती रहती है। किसमें? प्लाज्मा में तैरती रहती है। ये कुल रक्त का 45% भाग है। भाई 55% में तो क्यों कौन हो गया? प्लाज्मा, और 45% में कौन होगी? रक्त कणिकाएं। कौन हो गई? रक्त कणिकाएं। आगे देखो, रुधिर कणिकाएं निम्न 3 प्रकार की होती है ना? रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और तीनों प्रकार मैंने आपको उस आरेख के अंदर बता दिए, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना भाई। RBC जिनको अपन लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स बिंबाणु। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं RBC के बारे में। किसके बारे में? RBC के बारे में। तो RBC क्या? देखो, ये आपके लाल रक्त कणिकाएं भी कहलाती है। RBC को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, या रक्ताणु भी कहते हैं, या इनको RBC भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, रक्ताणु कह दो, इरिथ्रोसाइट कह दो,
या लाल रक्त कणिकाएं कह दो, एक ही बात है। आगे देखो, ये रक्त में सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना। यदि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, उससे कम होती है प्लेटलेट्स और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। तो ध्यान रखना, रक्त में पाई जाने वाली सबसे कम रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और सबसे अधिक कौन पाई जाती है? आरबीसी, और इन दोनों के बीच में प्लेटलेट्स। आगे देखो, तो इनकी मात्रा कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर में पाई जाती है ना। मतलब एक घन मिलीलीटर आयतन में ये 50 से 55 लाख पाई जाती है, इतनी भारी संख्या होती है इनकी। आगे देखो, हाँ, पाई जाने वाली केंद्रकहीन, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है ना। प्लेटलेट्स और आरबीसी ऐसी रक्त कणिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक केवल डब्ल्यूबीसी में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में ही पाया जाता है, ध्यान रखना ये। अब ये इनका आकार देखो तो ये वर्ताकार मान लो, या हल्की डिस्क रूपी होती है, या उभिया अवतल होती है। कोई सा भी प्रकार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तीनों ऑप्शनों में से इनको वर्ताकार भी बोलते हैं, डिस्क रूपी भी बोल सकते हो, या उभिया अवतल भी बोल सकते हो। उभिया अवतल, अरे डिस्क का मतलब दोनों ओर की सतह अंदर धसी हुई, दोनों ओर की सतह वो अंदर की ओर धसी हुई रहेगी, केवल कोरे कोरे उभरी हुई रहेगी, है ना। तो इस प्रकार की ये होती है। इन कोशिकाओं में लाल रंग का रक्त वर्णक, या जिसको अपन बोलते हैं श्वसन वर्णक, क्या बोलते हैं? श्वसन वर्णक, ध्यान रखना। लाल रंग का आरबीसी के अंदर लाल रंग का रक्त वर्णक, जिसको अपन श्वसन वर्णक भी कहते हैं, और उसका नाम है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से दर्शाता है, शॉर्ट में किससे दर्शाता है? एचबी से। तो ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो O2 और CO2 जो गैस होते हैं मुख्यतः, तो ये मुख्यतः 97% श्वसन वाले में मैंने आपको बताया था 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ये जो तथ्य है वो मैं आपको उसमें बता चुका हूं, श्वसन वाले के अंदर, ठीक है। तो O2 का परिवहन करने का कार्य करता है कौन? हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं। आगे मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है मनुष्य के अंदर वो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। आपने वो कई बार ब्लड रिपोर्ट देखी होगी डॉक्टर की, जो TLC वगैरह डॉक्टर करवाता है, कई प्रकार के जो रोग होते हैं उनके अंदर, है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। और उसके अंदर, या और भी जो ब्लड से संबंधित जो जांचें होती हैं उनके अंदर आपको हीमोग्लोबिन की रेंज दी हुई होती है। एक कॉलम में तो नाम लिखा हुआ होता है, और एक कॉलम में उस डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है उसमें देखना, उसके ऊपर एक साइड में लिखा होता है रेंज। तो रेंज वाले में आपको मिलेगा वहां पर 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आगे बात समझ में। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में औसत कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करें आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जो निर्माण है वो क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जानते हैं? अस्थि मज्जा होती है हमारी जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर के भाग को मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मज्जा बोलते हैं, ठीक है। खाली स्थान या रिक्त स्थान, जो खोखली अस्थियां होती है, ठीक है, खोखली अस्थियों की जो खोखली गुहा होती है उस गुहा को बोला जाता है मज्जा। क्या बोलते हैं? मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि का मतलब हड्डी। तो हड्डियों की जो मज्जाएं होती है उन मज्जाओं के अंदर आरबीसी रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में ही बनती है, ध्यान रखना। चाहे किसी भी प्रकार की रक्त कणिका है तो उसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। तो इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में ये डेड हो जाती है, ठीक है। और जो यकृत या जो प्लिया है वहां चली जाती है। यकृत या प्लिया को आरबीसी का बूचड़ खाना या रक्त का बूचड़ खाना कहता है। तो उसको अपन आगे और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये नहीं बनती रहती है और
पुरानी वाली है वो नष्ट होती रहती है, ये चलती रहती है। ठीक है, आगे ऐसा नहीं कि सारी एक साथ बनेगी, जो एक साथ बनी है तो वो एक साथ ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं, बनती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। आगे देखो, अब बात करें अपन श्वेत रक्त कणिकाओं की। किसकी बात करें? श्वेत रक्त कणिकाएं, या जिनको बोलते हैं श्वेताणु। क्या बोलते हैं? श्वेताणु जिनको बोला जाता है, या इनको अपन ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, और अंग्रेजी में बोलेंगे WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट यानी सफेद रंग की होती है। कैसे? सफेद का मतलब रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता है ना। श्वेत का मतलब हुआ कि ये रंगहीन होती है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, ये रक्त में सबसे कम होती है, मैंने पहले ही आपको कहा था। सर्वाधिक होती है RBC, और सबसे कम ब्लड में पाई जाती है WBC। सर्वाधिक कौन होती है? सर्वाधिक होती है RBC, जो 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है, और ये होती है आपके सबसे कम, मात्र कितनी? मात्र 7,000 प्रति घन mm या मिली लीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर के बराबर में ये होती है। ठीक है, आगे बात करें, ये केंद्रक युक्त। ये कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC और प्लेटलेट्स जो कोशिका होती है, उन दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे देखो, RBC कैसी होती है? RBC होती है आपके उभयावतल, है ना, या तस्तरीनुमा, ठीक है, या डिस्क नुमा। जबकि ये कैसी होती है? अनियमित आकार की। इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखना, इनका कोई आकार है वो फिक्स नहीं होता WBC का। और ये कैसी होती है? रंगहीन। कैसी होती है? रंगहीन कोशिकाएं, इसीलिए तो इनको नाम दिया गया WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट का मतलब ये नहीं कि ये सफेद रंग की हो गई, ध्यान रखना। कई लोग क्या कि ऐसे याद रख सकते हैं कि WBC है और वहां आ गया WBC का आकार रंग होता है, ठीक है, वहां आ गया श्वेत या रंगहीन। तो राइट ऑप्शन है वो रंगहीन होगा। ठीक है, रंगहीन होगा। अब इनका अनुपात देखें शरीर में, यदि RBC और WBC का अनुपात देखें तो ये 600:1 आता है। देख लो कितनी कम है ये। जब RBC की संख्या 600 होगी तब जाके 1 WBC होगी, मतलब 600 पर 1 WBC होगी। 600 RBC तो 1 WBC, ऐसे। तो इतनी कम संख्या में ये होती है। आगे बात करें के अनुपात में होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लसिका उत्तकों में होता है, ध्यान रखना है। RBC का निर्माण तो कहां होता था? अस्थि मज्जा में, अभी मैंने बताया था। और RBC के साथ साथ WBC का निर्माण भी कहां होता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा के साथ साथ जो लसिका होती है, लसिका जो उत्तक होता है, जैसे थाइमस ग्रंथि है ना, प्राथमिक लसिका अंग माना जाता है थाइमस ग्रंथि को। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि है या इस प्रकार की और जो लसिका ग्रंथियां हैं, ठीक है, तो ऐसे लसिका उत्तकों में इनका निर्माण होता है, या फिर अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल यदि अपन देखें तो इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। कितना? औसत 4 से 5 दिन से लगाकर कई दिनों का हो सकता है ना। ध्यान रखना, कुछ किताबों में 24 घंटे भी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? 24 घंटे। तो सारों का, सब WBC का जो औसत है वो है ये, है ना। तो औसत निकाल के बताया गया। आगे बात करें, इनमें अमीबीय गति पाई जाती है। कौन सी गति? अमीबीय गति। अमीबीय गति का मतलब जिस प्रकार से अमीबा में गति पाई जाती है, अमीबा भी अनियमित आकृति का होता है। और अमीबा के अंदर कूटपाद या स्यूडोपोडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? आभासी पैर, जिनको बोलते हैं आभासी पैर या कूटपाद या स्यूडोपोडिया बनता है, क्योंकि अमीबा की भी आकृति कोई फिक्स नहीं होती। तो ये अमीबा के समान कोशिकाएं, अमीबीय कोशिकाएं हैं, तो इनमें गति भी अमीबीय गति ही पाई जाती है। ठीक है, अभी याद देख लो, ये रहा अनियमित आकार होता है, इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता। अमीबा के समान कोशिकाएं होती है, तो इनमें अमीबीय गति वो पाई जाती है। किसमें? WBC में। किसमें? WBC में। आगे देखो, जो इनका विशेष लक्षण है, अमीबीय गति है वो WBC का विशेष लक्षण है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया भी है कि किन कोशिकाओं में अमीबीय गति पाई जाती है, या निम्नलिखित में से किन रक्त कोशिकाओं में अमीबीय गति पाई जाती है। तो WBC में अमीबीय गति पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। WBC निम्न 2 प्रकार की होती है। WBC के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है कणिका में WBC, है ना, एक तो होती है कणिका में WBC और एक होती है एक कणिका में WBC।
WBC बोल दो, श्वेताणु बोल दो, ल्यूकोसाइट बोल दो या श्वेत रक्त कणिकाएं बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आरेख में भी आपको मैंने इसके दो प्रकार बताए हैं। तो अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं, कणिका में WBC क्या है और एक कणिका में WBC क्या है, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ले लेते हैं कणिका में WBC की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? कणिका में WBC। तो कणिका में WBC क्या है, इसको देखते हैं। देखो, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनको कणिका में WBC कहा जाता है। कैसे? कणिका में WBC। आगे देखो, यह बहुकेंद्रकीय है। कैसे होती है ये बहुकेंद्रकीय होती है, अर्थात इन WBC के इस प्रकार में या एक कणिका में जो श्वेताणु या जो WBC होती है उनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्रकीय होती है। कणिका में WBC निम्न 3 प्रकार की होती है। अब कणिका में WBC है, उनको अभिरंजन के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। अभिरंजन का मतलब होता है रंगना। अभिरंजन का मतलब क्या होता है? रंगना। अब ये अभिरंजन होता क्या है? बायोलॉजी में क्या होता है कि जो सूक्ष्म कोशिकीय भाग होते हैं, ज्यादातर जो सूक्ष्म कोशिकीय भाग होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगा जाता है। रंगों से रंगने से क्या होता है कि वो जब उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो और ज्यादा क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं। पहले की तुलना में वो और ज्यादा क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसलिए उनको रंगा जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा रंग को वो धारण करते हैं, कौन से रंग को वो नहीं धारण करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको रंगा जाता है। ऐसे ही यदि अगर अपन WBC को रंगे, कणिका में WBC को रंगे, तो रंगने के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है इओसिनोफिल, है ना, एक होती है आपके बेसोफिल और एक होती है न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, और बेसोफिल जो होती है वो क्षारीय अभिरंजकों, जैसे कि बात करें मिथाइलिन ब्लू, इसके द्वारा अभिरंजित होती है। और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, है ना, उदासीन रंजी, अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। उस पर अम्लीयता या क्षारीयता का कोई प्रभाव होता नहीं, तो उसको उदासीन रागी कहा जाता है या न्यूट्रोफिल कहा जाता है। तो इनके बारे में अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स जो WBC होती है वो क्या होती है, वो देखो, ये अम्लीय अभिरंजक, ध्यान रखना, कौन सा अभिरंजक? अम्लीय अभिरंजक है, उसका नाम क्या? इओसिन। क्या नाम है उसका? इओसिन द्वारा गहरे लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की अभिरंजित होती है। ध्यान रखना, किस रंग की? गहरे लाल रंग की या गुलाबी रंग से अभिरंजित होती है। इनका केंद्रक द्विपिंडीय होता है। द्विपिंडीय का मतलब है केंद्रक 2 पिंडों में बटा रहता है, डिवाइडेड, पूरा गोल नहीं होता है। पूरा गोल ना को 2 पिंडों के रूप में, 2 गुच्छों के रूप में पाया जाएगा। किसमें? 2 गुच्छों के रूप में पाया जाएगा। आगे बात करें, अब बेसोफिल, किसकी बात करें? बेसोफिल्स। तो बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। तो ये क्षारीय अभिरंजक, उसका नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू या मेथिलिन ब्लू बोल दो आप, एक चल जाएगा। मेथिलिन ब्लू कहोगे तो भी ठीक है, और मिथाइलिन ब्लू कहोगे तो भी ठीक है। तो मिथाइलिन ब्लू से गहरे नीले रंग से अभिरंजित होती है। किस रंग से? गहरे नीले रंग से अभिरंजित होती है। और इनका केंद्रक है वो 2 से 3 पिंडों का बना होता है। इसके केंद्र में कितने पिंड होते हैं? कम से कम 2 तो मिलेंगे। इसके अलावा 2 से ज्यादा 3 भी पिंड हो सकते हैं। 3 पिंडों में बटा हुआ होता है इसका केंद्र। आगे देखें न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल्स, तो तीसरा WBC का जो कणिका में WBC है उसका प्रकार हो गया न्यूट्रोफिल, है ना। कणिका में WBC का तीसरा प्रकार हो गया न्यूट्रोफिल। तो ये क्या होती है? ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, इओसिनोफिल अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित होती है। बेसोफिल क्षारीय अभिरंजक मेथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है। और न्यूट्रोफिल्स का मतलब होता है उदासीन रंजी। तो उदासीन रंजित जो कोशिकाएं हैं वो अम्लीय अभिरंजकों से भी अभिरंजित हो जाती है और क्षारीय अभिरंजकों से भी अभिरंजित हो जाती है। तो इन पर दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती है। इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों में विभक्त होता है। कितने पिंडों में? 2 से 7 पिंडों में। इओसिनोफिल का होता है 2 पिंडों में विभक्त होता है, ठीक है। बेसोफिल का 2 से 3 पिंडों में विभक्त होता है केंद्रक।
और इनका केंद्रक है वो 2 से 7 पिंडों में विभक्त होता है। अब अपन बात करें एक कणिका में डब्ल्यूबीसी की, किसकी बात करें? एक कणिका में डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार हो गए। अब एक कणिका में डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। आगे बात सुन, उनमें कणिकाएं पाई जाती है, इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ये एक केंद्र की होती है। कैसे होती है? एक केंद्र की, जबकि कणिका में बहु केंद्र की होती है। अभी बता था, कणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बहु केंद्र की होती है या बहु नाभिकीय बोल दो आप, जबकि ये एक केंद्र की होती है, अर्थात इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, जबकि उनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक कणिका में डब्ल्यूबीसी निम्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक कणिका में जो श्वेताणु होती है डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार तो है आपके मोनोसाइट, क्या है? मोनोसाइट, या जिसको एक केंद्रकाणु बोलते हैं, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट या लसीकाणु होती है। क्या होती है? लसीकाणु होती है। तो पहले देखते हैं अपन मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु के बारे में। देखो, ये भक्षणकारी प्रकृति की होती है ना, फेगोसाइट प्रकृति की। मतलब यदि कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो ये उसका भक्षण कर लेगी। भक्षण का मतलब खा जाएगी, उसको निगल जाएगी। उसको क्या करेगी? उसको निगल जाएगी, खा जाएगी, उसका भक्षण कर देगी। क्या कर देगी? भक्षण कर देगी। इसलिए भक्षकाण्विक प्रकृति की होती है। उत्तकों में, शरीर के जो उत्तक होता है, हमारे शरीर के उत्तक होते हैं, उत्तकों में ये बड़े आकार की हो जाती है। जब शारीरिक उत्तकों से ये गुजरती है तब उत्तकों में ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तब इनको क्या कहते हैं? तब इनको एक अन्य नाम से जानते हैं, और वो अन्य नाम है वृद्ध भक्षकाणु कोशिकाएं या मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज कोशिकाएं कोई अलग से प्रकार नहीं है, डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। और कौन सा प्रकार है? मोनोसाइट को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोनोसाइट। जब आकार में बड़ी हो जाती है, सीधा उत्तकों में ये बड़े आकार की हो जाती है। इतना याद ना रहे आपसे तो सीधा इतना याद रख लेना कि जब ये बड़े आकार की हो जाती है तब इनको मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज या वृद्ध भक्षकाण्विक, है ना, क्योंकि भक्षणकारी प्रकृति की यही होती है, यही कोशिकाएं। तो कई बार सवाल यह भी पूछा गया कि निम्न में से कौन भक्षकाण्विक प्रकृति की होती है? तो ध्यान रखना, मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु होते हैं वो भक्षकाण्विक प्रकृति की होती है, और इनको मैक्रोफेजेज या वृद्ध भक्षकाणु कोशिकाएं भी कहा जाता है। आगे देखो, वृद्ध भक्षकाणु एवं न्यूट्रोफिल मिलकर, न्यूट्रोफिल ये वाली, ये कणिका में डब्ल्यूबीसी का जो तीसरा प्रकार है न्यूट्रोफिल, और इधर जो ये मोनोसाइट है या मोनोसाइट जब बड़ी हो जाती है तब इनको मैक्रोफेज कहते हैं। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर शरीर में भक्षकाण्विक तंत्र का निर्माण करती है। किस प्रकार का? भक्षकाण्विक तंत्र का निर्माण करती है या बनाती है। मतलब ये हो गया कि न्यूट्रोफिल और ये मैक्रोफेज दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करती है और प्रतिरक्षा प्रदान करती है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्योंकि जैसे ही कोई रोगाणु अंदर प्रवेश करेगा तो ये उसका भक्षण कर जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम स्वस्थ के स्वस्थ रहेंगे। हम क्या रहेंगे? हम स्वस्थ के स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, जो वो सारणी समझाई थी, तो उस आरेख या सारणी में भी मैंने आपको बता दिया था कि डब्ल्यूबीसी है वो मुख्यतः प्रतिरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखो, तो ये भक्षकाण्विक तंत्र बनाती है। ठीक है, जो संक्रमण के विरुद्ध, है ना, ध्यान रखना, जो किसके? जो संक्रमण के विरुद्ध का मतलब है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाएगा, किसी रोगाणु का आक्रमण हो जाएगा, तो उस आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। किस रूप में? प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। प्रथम पंक्ति का मतलब हो गया, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में कोई रोगकारक प्रवेश कर जाता है, कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाकर उसको नष्ट करता है। पहले ये काम नहीं होता है, ये तो सेकंड लेवल का काम है। पहला काम तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल है, उनका भक्षण करेगी। यदि इनसे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में एंटीबॉडी बनती है। इसलिए प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का काम करती है। प्रथम पंक्ति का मतलब है कि जैसे ही कोई रोगाणु प्रवेश करता है हमारे शरीर में तो सबसे पहले ये उसका भक्षण करती है, इसलिए प्रथम पंक्ति का ये निर्माण करती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो प्रथम पंक्ति के रूप में ये कार्य करती है। अब बात करें लिम्फोसाइट की, है ना, जो लिम्फोसाइट है एक कणिका में
श्वेताणु का दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट, या जिसको अपन बोलते हैं लसीकाणु। क्या बोलते हैं? लसीकाणु। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये रुधिर के अलावा लसिका एवं शरीर के ऊतकों में भी पाई जाती है। ध्यान रखना, रक्त के अलावा ये जो लसिका होता है उसमें भी पाई जाती है। आगे अपन पढ़ेंगे लसिका तंत्र को। तो लसिका तंत्र में मैं आपको बताऊंगा कि ये लसिका में भी पाई जाती है और शरीर के ऊतकों में भी पाई जाती है। ये प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करती है एवं बाहरी कोशिकाओं को, किनको? बाहरी कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है। तो ये भी कुछ हद तक मैक्रोफेज के समान कार्य करती है, मतलब भक्षकाणुविक प्रकृति के समान कुछ हद तक कार्य करती है, क्योंकि ये भी बाहरी कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है। पर इसके अलावा इनका मुख्य कार्य वो एंटीबॉडी बनाने का है। तो ध्यान रखना, एंटीबॉडियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट या लसीकाणु के द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है। आगे देखें अपन, आगे ये दो प्रकार टी लिम्फोसाइट एवं बी लिम्फोसाइट प्रकार की होती है। मतलब जो लिम्फोसाइट या जो लसीकाणु होती है वो दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट प्रकार की। अब देखो, ध्यान रखना है, टी लिम्फोसाइट एंटीजन या प्रतिजन को पहचानने का कार्य करती है, पहचानने का, तथा बी लिम्फोसाइट जो होती है वो इनके विरुद्ध किनके? एंटीजन या जो रोगाणु। एंटीजन का मतलब क्या है? रोगाणु। एंटीजन या प्रतिजन का मतलब होता है रोगाणु। तो रोगाणु के विरुद्ध एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। कौन? बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट तो हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो उसको पहचानने का काम करती है, और उसको मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब देखो, अब एक मैं रोचक तथ्य आपको बताऊं। रोचक तथ्य ये है कि आपने एड्स के बारे में सुना होगा, है ना? AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स एक लाइलाज बीमारी है, सुना होगा। इसका आज तक कोई इलाज संभव हो ही नहीं पाया है। जिसको एड्स हो गया उसकी मृत्यु है वो निश्चित है। हाँ, कुछ हद तक हम उसके जीवन काल को कुछ वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों है? इसका इलाज संभव क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात तो एड्स का जो वायरस होता है वो होता है HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। और HIV वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA। क्या होता है? RNA। अब RNA के कारण क्या होता है? या HIV जो वायरस होता है इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अपना आकार बदलता रहता है। ये अपना आकार आकृति है वो बदलता रहता है। अब जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो किसी भी बाह्य एंटीजन को, मतलब रोग कारक को पहचानने का काम कौन करती है? टी लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिकाएं? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पहचानने का कार्य करती है। लेकिन ये भाई साहब तो अपना आकार बदलते रहते हैं। HIV वायरस है, ये तो अपना आकार बदलता ही रहता है। तो ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं इस HIV वायरस को पहचान ही नहीं पाती है, पहचान नहीं पाएगी। तो जब तक ये पहचानेगी नहीं तब तक जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी कैसे बना लेगी? भाई सूचना देती है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वो एंटीजन या रोगकारों को पहचानती है, पहचान कर उसकी इंफॉर्मेशन देती है बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब यहां पर ये HIV वायरस है, ये अपना आकार बदलता रहता है। आकार बदलने के कारण ये इन टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के पहचानने में आता ही नहीं, पहचानने में नहीं आता, तो इसलिए ये तब तक जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी भी नहीं बना सकती है। इसलिए, और ये लगातार अपने रक्त में अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, इसलिए ये लाइलाज है। आगे कभी HIV के बारे में आएगा तो डिटेल से अपन देखेंगे। कब? मानव रोगों के बारे में। जब मानव रोग पढ़ेंगे तो HIV के बारे में डिटेल से अपन देखेंगे। आगे देखते हैं। फिलहाल तो ये थी आपके लिम्फोसाइट। अब अपन हमने RBC पढ़ ली, हमने WBC के पूरे प्रकार पढ़ लिए कणिका में और एक कणिका में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक कणिका में कितने प्रकार? दो प्रकार हो गए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो हो गया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब अपन देखते हैं पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स के बारे में। तो इनका नाम पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु कहते हैं। एक्चुअल में ध्यान रखना है, ये ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ है, एक्चुअल में थ्रोम्बोसाइट होती नहीं है, है ना। स्तनधारियों में
हमारे जो थ्रोम्बोसाइट के स्थान पर ये प्लेटलेट्स या बिंबाणु कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, पर अक्सर लिख दिया जाता है, इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट मैंने लिखा है यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देखो, ये अनियमित आकार की, इनका भी कोई आकार फिक्स नहीं होता है, किसके समान, डब्ल्यूबीसी के समान। जैसे डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है, वैसे इनका भी कोई आकार नहीं होता है। और आरबीसी का आकार होता है उबिया अवतल या डिस्क रूपी, ठीक है, या तस्तरी नुमा। तो ये बिना आकार की, अनियमित आकार की, केंद्रक विहीन, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, कैसी केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि। तो मैंने पहले कहा कि रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। केवल डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा और लसिका उत्तक में निर्माण होता है। इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन mm या मिलीमीटर होती है। आगे बात सुन, 3 लाख। सबसे ज्यादा कौन होती है, आरबीसी 50 से 55 लाख। उससे कम कौन होती है, प्लेटलेट्स 3 लाख। और सबसे कम कौन होती है, वो डब्ल्यूबीसी 7000, है ना, 7000 प्रति घन mm के बराबर होती है। आगे देखो, इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। कितना होता है, इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। और इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन का होता है, रक्त का थक्का बनाने का इसका कार्य। जब भी चोट लग जाती है तो चोट लगने वाले स्थान से रुधिर बहने लग जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वहां पर एक थक्का सा बन जाता है, ठीक है, एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद में रक्त बहना बंद हो जाता है। तो उसको रक्त का थक्का कहता है। और इस लेसन में अपन आगे पढ़ेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपको वहां पे क्विज पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, तैयारी के हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।